नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, भारत के प्रेसिडेंट की। भारत का प्रथम नागरिक होता है। बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप कॉपी पेन ले लीजिए, पेन कॉपी लिखिए। पहले मैं समझाऊंगा, समझिए, फिर वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। भारत का राष्ट्रपति, ये आपका अध्याय 5 की बात हो रही है। अध्याय मतलब संविधान में भाग होता है ना, 22 भाग, अनुच्छेद। तो 22 भागों में भाग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम देख चुके हैं। मूल कर्तव्य हमने पहले ही पढ़ाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मूल कर्तव्य को देख लीजिएगा। अब भाग 5, तो सबसे पहले हम आपको संक्षिप्त में समझा दें कि 22 भागों में जो ये 5वां भाग है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली बात जान लीजिए कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। 52, 53, 54, 55 ऐसे 151 तक। इतने अनुच्छेदों में क्या क्या है, आपको राष्ट्रपति मिलेंगे, मतलब राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ेंगे। आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आप पीएम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आप उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप संसद पढ़ेंगे। संसद में पूरा लोकसभा, राज्यसभा, है ना। फिर आप इसी में महान्यायवादी पढ़ेंगे, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल पढ़ेंगे, सीएजी पढ़ेंगे। और इसी में आप एससी पढ़ेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो मुख्य हमने आपको बता दिया कि भाग 5 में आप इतना पढ़ेंगे। अब ध्यान से आप देखिए, तो जो भी आप देख रहे हैं ये केंद्र का मामला है। सुप्रीम कोर्ट मतलब केंद्र का, महान्यायवादी, संसद, पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका मतलब भाग 5 किसके लिए है? संघ के लिए है। संघ मतलब केंद्र सरकार के लिए है। और भाग 6 फिर आप राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आप भाग 5 में क्या पढ़ेंगे? संघ के बारे में। और संघ में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 से शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 52 से 62 तक मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में है। हालांकि और अनुच्छेदों में भी राष्ट्रपति के बारे में है। आप अनुच्छेद 72 पढ़ेंगे, ये भी राष्ट्रपति के लिए है। फिर आगे 352, 356, 360, ये सब राष्ट्रपति के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से फोकस हमारा 52 से 62 तक है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमने अनुच्छेद लिख दिए हैं और यहाँ हमने विषय वस्तु लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे। ये एक रटने वाली बात है, इसको आप रट लीजिए। हम बार बार इसको नहीं बताएंगे कि अनुच्छेद 57 में क्या लिखा है, 58 में क्या लिखा है। आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी पूरे संघ की जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। ये अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है, यानी जो चुनाव कराता है, इलेक्टोरल कार्य जिसको बोलते हैं, वो है, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे गिनती होती है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पुनः चुना जा सकता है, जो एक बार राष्ट्रपति हो गया है वो दोबारा भी हो सकता है। 58 में है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में है। 59 में है राष्ट्रपति की कार्यालय की दशाएँ क्या हैं। फिर 60 में है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होता है, कौन कराता है। 61 में है राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इसका वर्णन है। और 62 में है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय है वो क्या है। तो इतना आपको आज हम पढ़ाएंगे डिटेल में। इसके अलावा एक अनुच्छेद बच रहा है, वो क्या है? 72 और एक अनुच्छेद बच रहा है 123, इसकी भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 72 में लिखा है क्षमा, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी को माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि फांसी की भी सज़ा को वो माफ़ कर सकता है, क्षमादान, इसके बारे में। और 123 है अध्यादेश, जब संसद न चल रही हो और कानून बनाना ज़रूरी हो
तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति ने एक आदेश, जैसे पुराने ज़माने में राजा आदेश करते थे, वैसे ही राष्ट्रपति का आदेश कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में अध्यादेश है। ये पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है वो क्यों है। तो एक स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, यानी कि संसद है। संसद क्या काम करता है? कानून। अच्छा, हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय है। तो संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है संसद। तो संसद के 2 निगम होते हैं, संसद के 2 अंग में तो 3 कह सकते हैं, संसद के 3 अंग कह सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी होता है। और सदन की बात करेंगे तो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग कितने हैं, यानी संसद किन से बनता है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। जब तक ये तीनों नहीं रहेंगे संसद कोई काम नहीं कर पाएगी। यानी राष्ट्रपति अगर ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा हो तो भी कोई कानून नहीं बनेगा। लोकसभा चल रही हो या राज्यसभा चल रही हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन लोकसभा भंग हो तो भी कोई कानून नहीं बनेगा। इसलिए अब संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका है कानून के निर्माण में, कानून के ही निर्माण में नहीं, बहुत में भूमिका है। तो संसद अधूरी है, इसलिए राष्ट्रपति जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जैसे इंग्लैंड में सम्राट होता है, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति होता है। पूरे कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं होता, संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा के सदस्य में से ही एक व्यक्ति या राज्यसभा के सदस्य में से ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री एक तरह से सीधे जनता द्वारा चुना गया है, राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता। ये अलग अलग इसलिए है ताकि दोनों के बीच में शक्तियों का टकराहट ना हो, ये व्यवस्था बनी रहे। तो एक बैलेंस को मजबूत करने के लिए। और भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अमेरिका का सबसे ताकतवर होता है, भारत का उतना ताकतवर नहीं होता। फिलहाल भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अब इसी राष्ट्रपति में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? पात्रता के बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष से ज़्यादा, 35 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई हो, यानी 34 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो, मतलब किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ आकर के बिना नागरिक बने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा लोकसभा में जब सदस्य बनते हैं, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी योग्यताएं होती हैं, तो वो योग्यता इनमें भी होनी चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 25 वर्ष होती है, यानी कोई भी व्यक्ति 25 साल का अगर है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष है, यानी 10 वर्ष का डिफरेंट है। तो उम्र को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी योग्यताएं वहाँ होती हैं वो सब यहाँ भी होनी चाहिए। इसके अलावा वह लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। जो व्यक्ति लाभ के पद पर है वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लाभ का पद क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति सरकारी टीचर है, कहीं डीएम है, कहीं उप जिलाधिकारी है, सरकारी डॉक्टर है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री चुनाव लड़ लेते हैं, बिल्कुल। तो मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कहीं प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, मंत्री है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता, क्योंकि उसे एक तरह से वेतन नहीं मिलता, उसे भत्ता मिलता। लाभ का पद संविधान में इसको नहीं माना गया है।
इसलिए इन पदों पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मतलब मान लीजिए कोई मंत्री है इस समय, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा और वो जीत गया, तो जब जीत जाएगा तो शपथ ग्रहण के पहले उसे पुराने वाले पद से यानी मंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति भी रहे और मंत्री भी रहे, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और इसमें पात्रता ही कह सकते हैं या रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं कि किसी भी वो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब वो लोकसभा का भी सदस्य न हो, राज्यसभा का भी सदस्य न हो, राष्ट्रपति बनने के बाद चुनाव लड़ सकता है। तो इतनी योग्यताएं आपको ध्यान में रखनी है। अब इतनी योग्यताएं आ गई, अब व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अब लड़ने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जब वह नॉमिनेशन करेगा चुनाव आयोग के पास, तो उसके पास प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रस्तावक और अनुमोदक। मतलब जो आपने पीछे पात्रता देखी वो तो ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव आयोग और क्या देखेगा? कितने लोग आपको प्रस्तावित किए हैं, यानी कितने लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, और उस बात को कितने लोग अनुमोदित किए हैं यानी वेरीफाई किए हैं, हाँ में हाँ भरे हैं कि हाँ चुनाव आप लड़िए, फला कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो ये प्रस्तावक कौन होने चाहिए? सांसद होने चाहिए। सांसद। कितने सांसद होने चाहिए? 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सांसद अनुमोदक होने चाहिए, यानी टोटल 100। जब तक 100 सांसद आपको नहीं कहेंगे, लिखित नहीं देंगे कि आप चुनाव लड़िए, तब तक कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये व्यवस्था 1997 तक थी शायद। हाँ, 1997 के पहले केवल 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। शुरुआत में तो 1 प्रस्तावक 1 अनुमोदक, लेकिन बाद में बढ़ा करके 10-10 किया गया और 1997 में 50-50 कर दिया गया। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है, तो अब वोट वहाँ पे मिलेगी। वोट कौन करेगा? अभी मैं आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही कोई आम आदमी लड़ जाएगा तो उसको वोट तो कोई करेगा नहीं, तो क्यों वो अनावश्यक अपना समय खराब करे, चुनाव आयोग का समय खराब कराए, मजाक न बन जाए इतना बड़ा पद। इसलिए पहले ही गंभीरता देखी जाती है कि अगर आपको 50 सांसद प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको वोट कौन देगा, क्यों चुनाव आप लड़ेंगे? इसलिए ऐसा किया गया है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक। अब इतनी बात अगर पूरी हो जाती है तो क्या होगा? नॉमिनेशन होगा और उस समय आपको जमानत राशि जमा करनी होगी। तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वर्तमान में वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये RBI में जमा करना होता है जिसको चुनाव लड़ना है। अगर वो चुनाव जीत गया तो भी ठीक है, या फिर जितनी वोटिंग हुई उसका 1/6 प्राप्त किया तो भी ठीक है। मतलब जीत गया तो उसकी ये रकम वापस हो जाएगी। नहीं जीता लेकिन 1/6 से ज़्यादा पाया वोट तो भी वापस हो जाएगी। लेकिन अगर 1/6 से वोट कम पाया वो, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये इसकी प्रक्रिया है। तो हमने देख लिया पात्रता और चुनाव लड़ने की योग्यता। अब हम बात करते हैं कि इनको वोटिंग कौन करेगा, वोट कौन देगा। तो इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, राष्ट्रपति को कौन बनाता है, कौन चुनता है, तो आप एक लाइन में उत्तर दे दीजिए निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ये क्या होता है? अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 54 में ये वो मंडल है जो राष्ट्रपति को चुनता है। और इस मंडल में कौन कौन होता है ये आप समझिए। इस मंडल में होते हैं सांसद, इस मंडल में होते हैं विधायक, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं, सांसद और विधायक। मैं एकदम आपको देहाती भाषा में बता रहा हूँ, आप वैसे लिख सकते हैं इसको कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो संसद में 2 होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा निर्वाचित, और राज्यसभा के भी निर्वाचित।
राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में कितने लोग होते हैं, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो लोकसभा में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो डायरेक्ट चुन करके आते हैं, जिनको हम और आप वोटिंग करते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता सीधे वोटिंग करती है। 2020 के पहले तक लोकसभा में दो ऐसे व्यक्ति होते थे जो चुन कर नहीं आते थे। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, मतलब ये माना जाता था कि एंग्लो इंडियन के लोग चुन करके नहीं आ पाए हैं, इसलिए इन सदस्यों को दो लोगों को मनोनीत कर दीजिए। तो दो को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो जो दो लोग मनोनीत होते थे वो राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं करते थे। अब वो होते ही नहीं, अब केवल निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में भी 12 लोग मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति अपने विवेक से उनको नियुक्त करता है। जैसे कोई कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में, कोई विज्ञान गणित के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो संसद के जो लोग निर्वाचित होकर के आए हैं वो, और विधायक का मतलब विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के भी कहीं कहीं दो रूप, दो पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के लोग वोटिंग नहीं करेंगे, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, केवल विधानसभा सदस्य। और ये भी कौन? बस वही निर्वाचित, जो निर्वाचित होकर के आए हैं वो। ये व्यवस्था थी 1992 तक। 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को भी यहाँ शामिल कर लिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी मतलब पुडुचेरी बोलते हैं। तो दिल्ली में भी विधानसभा है, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी। इतने लोगों से मिलकर के निर्वाचक मंडल बनता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। तो कौन भाग नहीं लेता है? तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य, किसी के भी मनोनीत सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों, कहीं के भी। और विधान परिषद, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो लोग भी भाग नहीं लेते। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन करता है ये। तो निर्वाचक मंडल जान गए, ये इनको चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? तो चुनाव 2 तरह का होता है हमारे यहाँ। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? हालांकि राजनीति विज्ञान में हमने तो पढ़ा है कि चुनाव के बहुत तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो बहुत कम वैरायटी का माना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव तो एक तरह से कहीं होता ही नहीं है, लगभग नहीं होता प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि पहले प्रत्यक्ष होता था क्योंकि जनता कम थी, संख्या कम थी, आराम से हो जाता था। आज हम जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्रत्यक्ष चुनाव कराना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहाँ जनता सीधे वोट करती है, जनता वोट करे। जैसे आप ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है तो उस गांव की पूरी जनता वोट करती है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है। तो ये चुनाव कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, विधायक चुने गए या सांसद चुने गए तो जनता सीधे वोट करती है। तो ये कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष। लेकिन आप देखिएगा कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है या विधान परिषद का चुनाव होता है ना, या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वहाँ जनता वोटिंग करने नहीं जाती। या बड़ी बात हो गई, आप छोटे स्तर पे आइए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो जनता वोटिंग करने नहीं जाती। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जनता वोटिंग करने नहीं जाती। तो ब्लॉक प्रमुख को वोटिंग कौन करता है? हम लोग बीडीसी चुनते हैं, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कैसा हुआ? डायरेक्ट चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष। अब ये जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं, ये लोग अपने में से किसी एक को वोटिंग करके चुनते हैं
ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख को जनता ने जिन्हें चुना है उन लोगों ने चुना, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? विधायक वोट करते हैं, लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं, और इनको कौन वोट किया था? जनता। तो जनता ने जिन्हें चुना वो लोग जिनको चुनते हैं, इस चुनाव को बोला जाता है अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष में भी कई प्रकार हैं, बहुत प्रकार है। लिस्ट सिस्टम है, अनुपातिक सिस्टम है, और बहुत सिस्टम है, हम क्या बताएं आपको। बस इतना आप जान लीजिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव में जो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो आनुपातिक होता है। आनुपातिक, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय और निश्चित कोटा, निश्चित कोटा। यानी 51% प्राप्त करना जरूरी। निश्चित कोटा, हमने एक वीडियो बनाया है, लगभग आधे घंटे का वीडियो है, उसमें हमने केवल यही पढ़ाया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, वोटिंग कैसे होती है, गिनती कैसे होती है। अगर मैं वो यहाँ पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस पर इस वीडियो ख़त्म होने के बाद क्लिक करिएगा और पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने समझाया है, पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। 51% कोटा का मतलब होता है कि जैसे 100 लोग वोट कर रहे हैं तो उसमें से ज़रूरी है कि 51 वोट पाना है। अगर जो 51 वोट नहीं पाया उसको हारा हुआ माना जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव में जैसे मान लीजिए 300 वोट हैं, अब लड़ने वाले 4 हो गए, तो अगर एक व्यक्ति 26 पा गया, बाकी लोग कितना पाए? 25 3 75, 25 वोट पाए। मान लीजिए 25 3 75, एक व्यक्ति मान लीजिए 24 पा गया और 2 व्यक्ति 25 पाए, एक व्यक्ति 24 पाया और एक व्यक्ति 26 पा गया। तो 26 पाने वाला व्यक्ति जीत गया, क्योंकि ये दोनों लोग 50 और 24 पाए थे। ये एक वोट ज़्यादा पाया है 25 वाले से। तो 100 वोट में 26 वोट पा करके ये जीत गया। मतलब बाकी के 74 वोट इसके खिलाफ पड़े, यानी 74 लोग नहीं चाहते कि ये व्यक्ति राजा बने, 26 लोग ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जीत गए। ये समस्याएं हैं, इसीलिए यहाँ पे कोटा निश्चित किया गया कि 51 होना ही चाहिए, 50% + 1। ठीक, तो ऐसे चुनाव होता है, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम मान लेते हैं कि चुनाव हो गया और एक राष्ट्रपति चुन के आ गया, पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जब राष्ट्रपति चुन के आया तो अगर मान लीजिए मामला विवादित है, मतलब लग रहा है कि ये चुनाव गड़बड़ हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, तो इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। यानी राष्ट्रपति का कोई भी मामला होगा चुनाव से संबंधित, उसको सुनवाई करने का अधिकार केवल किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। नोट कर लीजिए। अब कोई भी बात नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो अब क्या होगा? शपथ ग्रहण होगा। शपथ, अनुच्छेद 60 अभी पीछे देखे थे, अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जिस दिन शपथ होगा उस दिन राष्ट्रपति का पहला दिन होगा, वहाँ से लेकर के वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण कराता है। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम, यानी उसके नीचे जो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी हैं, मतलब JI हैं, जज हैं वो। तो शपथ ग्रहण कौन कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। शपथ ग्रहण हो गया। अब शपथ ग्रहण होने के बाद क्या होता है? वो काम करेगा राष्ट्रपति, तो इसका मतलब कार्यकाल। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही, 5 वर्ष के पहले भी समाप्त हो सकता है, 5 वर्ष के बाद भी चल सकता है। तो 2 चीज़ें हैं, इनको मैं समझा देता हूँ। 5 वर्ष के पहले कैसे समाप्त हो सकता है, 5 वर्ष के बाद कैसे समाप्त हो सकता है, और 5 वर्ष तो है ही, क्लियर ही है 5 वर्ष। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 5 वर्ष तक कैसे चलता है। जैसे आज शपथ ग्रहण हुआ तो अब से लेकर के 5 साल तक देखा जाएगा।
अब अगर राष्ट्रपति का चुनाव करेक्ट 5 साल बीत जाए, उसके बाद जब दूसरा चुनाव कराया जाएगा तो उसमें समय लगेगा, 1 महीने 2 महीने समय लग सकता है। तो 2 महीने या 1 महीने या 15 दिन जितना समय लगा वो समय रिक्त माना जाएगा, खाली, कोई राष्ट्रपति नहीं है। तो राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, कभी भी 1 दिन के लिए भी रिक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था करी है कि राष्ट्रपति का पद समाप्त होने के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से ही राष्ट्रपति के अगले चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, ताकि जिस दिन राष्ट्रपति का पद समाप्त हो उस दिन तक में नए राष्ट्रपति चुन करके आ जाएं। तो पहले से ही तारीख निश्चित हो जाती है। जैसे मान लीजिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होगा, तो 20 जनवरी के 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना ली जाएगी, सेट कर लिया जाएगा कि कब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना, कब गिनती होगी और कब शपथ ग्रहण होगा, पहले से ही फिक्स हो गया। तो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही नया राष्ट्रपति चुन करके आ गया और उसका शपथ ग्रहण हो गया। तो जब तक चुनाव हुआ, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन के आया, तब तक राष्ट्रपति का पद है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे है वो खुद भी अगर चुनाव में भाग ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रपति भी है, चुनाव भी लड़ रहा है। अगर वो हार गया तो जिस दिन उसका कार्यकाल खत्म हुआ उसी दिन उसका फिर से शपथ ग्रहण हुआ। अगर वो हार गया तो जो जीता है उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी शपथ ग्रहण होगा। अब बाद में क्या होता है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तारीख निश्चित हो गई, लेकिन कोई भी मुसीबत आ सकती है तो तारीख बढ़ाया गया। तो तारीख पूरी हो रही थी 20 तारीख ही, अब शपथ ग्रहण हो रहा है 20 फरवरी को, तो ये संभव है। तो अगले 20 फरवरी यानी 1 महीने का जो समय है, 5 साल से ज़्यादा, वो 1 महीने तक एक्स्ट्रा जो पुराना राष्ट्रपति है वही रहेगा, भले उसका समय पूरा हो गया है फिर भी। यानी जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं करेगा तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तो ये दोनों मुझे लगता है कि आप समझ गए, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि 5 वर्ष के पहले कार्यकाल कैसे समाप्त हो सकता है। तो 5 वर्ष के पहले कार्यकाल समाप्त होने के कई तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है कि राष्ट्रपति स्वयं ही त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति बना, किसी कारण से उसको लग रहा है कि हम आगे अब राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते, तो वो त्याग पत्र दे दिया, तो 5 वर्ष के पहले ही पद समाप्त। या फिर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है और इतना बीमार है कि वो आगे कार्य ही नहीं कर सकता, तो अब पद रिक्त हो गया उसका एक तरह से। तो मृत्यु हो गई या बीमार हो गया। या फिर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, महाभियोग लग गया और अब राष्ट्रपति अपने पद पर ही नहीं रहा। तो ये 3 तरीके हैं। अब इन तीनों को हम समझते हैं बारी बारी से। त्याग पत्र अगर राष्ट्रपति देगा तो अपनी स्वेच्छा से देगा, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। वो किसको त्याग पत्र देगा? तो वो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी सबसे पहले किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये सब पूछा जाता है परीक्षा में कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी जानकारी किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर त्यागपत्र नहीं हुआ दिया, मान लीजिए राष्ट्रपति की पद पर ही मृत्यु हो गई, ऐसा हुआ है, तो क्या होगा? तो इसके लिए अगर मृत्यु हो गई या फिर त्यागपत्र ही दे दिया या फिर महाभियोग के माध्यम से उसको हटाया ही गया, तो इसके लिए इन तीनों के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसका नाम है कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए ना, इसलिए जैसे ही पुराना राष्ट्रपति हटा उसके स्थान पे अब चुनाव कराएंगे तो समय लगेगा। जब तक चुनाव कराएंगे तब तक राष्ट्रपति कौन रहेगा? कोई रहना चाहिए। इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कही गई। और कार्यवाहक राष्ट्रपति में ये कहा गया कि पहले नंबर पर CJI को देखा जाएगा, उपराष्ट्रपति को देखा जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है मान लीजिए, तब CJI बनेगा, यानी मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेंगे।
मतलब राष्ट्रपति का पद अगर 5 साल से पहले ही रिक्त हो गया, चुनाव नहीं हुआ, नया राष्ट्रपति नहीं बन के आया, पद रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की यहाँ पे व्यवस्था है और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब मुख्य न्यायाधीश बनता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बनते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। अभी तक 2 बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह आप नाम सुने होंगे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो हमने कार्यकाल भी देख लिया। अच्छा, 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया भी बची है, इसको आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा यहीं पे महाभियोग भी देख लेते हैं। महाभियोग के पहले हम इनका वेतन देख लें कि राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता क्या मिलता है और इनको क्या सेवाएं मिलती हैं, ये थोड़ा जान लें। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना वर्तमान में। इसके अलावा सरकारी आवास, जिसको राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं, वो मिलता है, टेलीफोन, नौकर चाकर, यात्राएं फ्री, मेडिकल फ्री, सब कुछ। तो 5 लाख महीना। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते, कार्यकाल पूरा हो गया या मृत्यु हो गई या कुछ और, तो इनके लिए पेंशन की बात की गई है, पेंशन। और पेंशन के लिए कहा गया है 50%, यानी जो इनका वेतन है उसका 50%, यानी कि 2.5 लाख रुपए पेंशन है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहे, मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी को ये मिलता है जब तक वो जिंदा रहती हैं। और आवास भी मिलता है, निजी सचिव मिलते हैं, टेलीफोन, गाड़ी, हवाई यात्राएं, मेडिकल, ये सब कुछ मिलता है। और इनका जो वेतन है वो कभी भी उसमें मतलब कमी नहीं की जा सकती, मतलब उनका वेतन कम नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आप देखे होंगे कि किसी कर्मचारी का वेतन कम कर दिया गया किसी कारण से, तो ऐसा नहीं होगा, इनका वेतन कम नहीं किया जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, कार्यवाहक, क्या उनको भी ऐसा मिलता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जब तक कार्यवाहक हैं तब तक ये मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन मिलता है और जो भत्ता और सेवाएं हैं वो मिलती हैं। लेकिन जब रिटायर होता है तब वो नहीं मिलता, तब उनको वही मिलता है जिस पद पर वो थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद 2 महीने 3 महीने जब तक भी बना रहा, फिर वो हट गया पद से, अब वहाँ से भी वो रिटायर हो गए, मतलब मुख्य न्यायाधीश के भी पद से रिटायर हो गए। तो अब इनको भत्ता यानी कि पेंशन क्या मिलेगी? तो इनको पेंशन ये राष्ट्रपति वाली नहीं मिलेगी, इनको पेंशन मिलेगी मुख्य न्यायाधीश वाली, क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति तो थे नहीं, राष्ट्रपति तो काम चलाने के लिए बनाए गए थे, इसलिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, जिसका क्या नाम है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया ये क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया दरअसल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है और स्पष्ट कहा गया है कि जब संविधान का उल्लंघन करे राष्ट्रपति, तो संविधान का उल्लंघन, केवल इतना लिखा गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कहाँ शुरू हो सकती है? तो लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है, यानी चाहे लोकसभा में शुरू करिए चाहे राज्यसभा में, बराबर अधिकार है। लोकसभा में शुरू करेंगे तो भी 25%, राज्यसभा में शुरू करेंगे तो भी 25%, मतलब लोकसभा के उस समय जितने सदस्य थे उसके 25%, यानी 1/4 को लिखित प्रमाणित करना होगा कि हाँ, हम सहमत हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना चाहिए। तो अगर लोकसभा में ये मामला आया तो 25% लोग इस प्रस्ताव पर लिखित शिकायत करेंगे, लिखित में देंगे, और राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले सूचना देनी होगी, 14 दिन पूर्व बताना होगा। मान लीजिए 15 तारीख को महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो 1 तारीख को निश्चित तौर पे बता दिया जाएगा, राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद क्या होगा? 2/3 सदस्य उसको मंजूर करेंगे,
जितने लोकसभा के सदस्य हैं उसका 2/3 66%, 2/3 लोग अगर वोटिंग करेंगे कि राष्ट्रपति हटना चाहिए तभी उस प्रस्ताव को पास माना जाएगा। फिर वहाँ से वो प्रस्ताव महाभियोग का जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी 2/3 अनुमोदित करेंगे इसको, तब माना जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हुई। भारत के इतिहास में 1950 से लेकर के 2025 के बीच में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। नोट करिएगा, एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दें, महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया यानी जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। लोकसभा के दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भी, और राज्यसभा के भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ध्यान रखिएगा। तो यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हो। अब बात करते हैं, क्या बचा था, 61 हो गया ना। हाँ, अध्यादेश। अनुच्छेद 123। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश के बारे में ये बताया गया है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद क्या करती है, कानून बनाती है। तो देश में अगर कोई आकस्मिक काम आ गया, आकस्मिक और अविलंब, मतलब कोई ऐसा मामला आ गया जो सोच से परे था, उसके बारे में सोचा ही नहीं गया था, और अब उस पर तत्काल कानून भी बनाना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या कि संसद भंग है, मतलब संसद पूरी भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती, लोकसभा मान लीजिए नहीं चल रही है, भंग है। अब जो लोकसभा नहीं चल रही है तो राज्यसभा अकेले कानून तो बना नहीं सकती, तो पूरी संसद या तो उसका सत्र बंद हो, न चल रहा हो, उस समय भी अध्यादेश जारी होता है, राष्ट्रपति जारी करता है, या फिर लोकसभा न चल रही हो या राज्यसभा, यानी कि संसद अगर काम करने में अक्षम है उसी समय अध्यादेश जारी होता है। और किस विषय पर जारी होता है? जिस विषय पर संसद कानून बनाती है, यानी केंद्रीय विषय। मतलब जितने भी विषय संसद में, जितने भी विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं, अगर संसद नहीं चल रही है, सत्रावसान है, लोकसभा भंग है और कानून बनाया जाना जरूरी है, तो उतने ही विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकता है। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश का मतलब पूरा वो एक कानून ही लिख दिया गया कि ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो वो अध्यादेश राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, जो उसको मंत्रिपरिषद सलाह देती है वो करता है। तो एक तरह से राष्ट्रपति का अध्यादेश का मतलब पूरी सरकार की मंजूरी, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी होता है, उसकी भी मंजूरी है, इसलिए। और ये अध्यादेश 6 महीने तक रहता है। अगर 6 महीने के पहले संसद ने कार्य शुरू कर दिया, सत्र शुरू हो गया, मान लीजिए 3 महीने बाद सत्र शुरू हो गया, तो जैसे ही सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को मंजूर करना जरूरी होगा, यानी इस पर सुनवाई होगी। जो राष्ट्रपति ने कानून बनाया है, अध्यादेश जारी कर दिया, वो कानून भारत में अब लागू हो गया है, तो वो कानून आगे लागू रहेगा कि ख़त्म होगा, इसका अनुमोदन अब संसद करेगी, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो गया है। तो संसद अगर हाँ में हाँ कर देती है, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश को सही कह देती है, तो वो अब कानून ही बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अगर वो खारिज कर देती है तो वहीं से वो समाप्त हो जाएगा। तो 6 माह, अधिक से अधिक 6 माह, और अगर संसद का सत्र शुरू हो गया तो 6 सप्ताह और, तो इस तरह से लगभग 7 माह अध्यादेश अधिकतम रह सकता है। और 6 महीने के पहले ही उसे अनुमोदित करके बढ़ाया भी जा सकता है, और कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी एक अध्यादेश कई साल तक चल सकता है। हर 6 महीने के पहले उसे राष्ट्रपति फिर से अनुमोदित कर दे या संसद ही अनुमोदित कर दे, इस तरह से। तो ये अध्यादेश है जो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। ध्यान रखिएगा, जो अध्यादेश जारी होता है, इसके अध्यादेश की समीक्षा भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच भी कर सकती है कि ये अध्यादेश संविधान के
तहत है या सरकार मनमानी कर रही है। अगर ये संविधान के तहत नहीं होता है, गैर संवैधानिक होता है, तो इस अध्यादेश को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक, अब क्या बचा, एक पॉइंट और देख ले। अभी हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं बड़े बड़े। एक पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं, शक्ति हैं, क्या क्या अधिकार हैं, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं। एक पॉइंट ये बची है। और दूसरा पॉइंट बचा है अनुच्छेद 72, जिसका नाम है क्षमा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एक तरह से, क्षमादान। और मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और एकदम व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, जीवन में काम लग सकता है इसका। इसलिए मैं इसको अगले पार्ट में डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। और जो शक्ति और अधिकार है, मैं आपको आज संक्षिप्त में हिंट दे देता हूँ कि मुख्य रूप से 6-7 शक्तियाँ हैं, यानी राष्ट्रपति के क्या क्या हैं। एक कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है। एक विधायी शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, एक वित्तीय शक्ति है, एक सैन्य शक्ति है, एक कूटनीति कह सकते हैं, कूटनीति शक्ति है, और एक शक्ति और है आपातकालीन। आपातकालीन तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। अब इनको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अगले पार्ट में इसको लेंगे। आपातकालीन शक्ति में अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात 356, राष्ट्रपति शासन 360, वित्तीय आपात। न्यायिक शक्ति में हम लोग अनुच्छेद 72 को भी पढ़ेंगे, जो कि है क्षमादान। कार्यकारी शक्ति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियुक्तियाँ पढ़ेंगे कि किसकी किसकी वो नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति में हम देखेंगे कि कैसे जब उसके पास मतलब उसको कानून बनाने का कितना अधिकार है, जैसे पॉकेट वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, पूर्ण वीटो क्या होता है, ये यहाँ पढ़ेंगे। वित्तीय शक्ति में पढ़ेंगे कैसे वो बजट पास करवाता है, कैसे आकस्मिक निधि, संचित निधि का प्रयोग किया जाता है। सैन्य शक्ति में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मतलब क्या होता है, सेनापति कह सकते हैं, सेनापति होता है, तीनों जल थल वायु का सबसे प्रमुख होता है। कूटनीति में हम पढ़ेंगे कि विदेश में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। आपातकालीन शक्ति में 3 तरह की आपातकालीन है। ठीक, तो आज बस यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।